तो कल के लेक्चर में ध्यान सुनना, कल के लेक्चर में हमने सॉरी लास्ट लेक्चर में, कल तो लेक्चर नहीं हुआ था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बेसिक अकाउंटिंग में से चार्ट कंप्लीट किया था, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट है। उसके रूल्स क्या है ये भी हमने देख लिए थे, और उसके बाद में हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था। तो दो ट्रांजेक्शन शायद से रिकॉर्ड करके हमने देखे थे, कौन से थे वो, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहला कौन सा था, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये वाला था, और दूसरा कौन सा था, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और दूसरा आई थिंक मशीनरी परचेस की, वो वाला था। ये दो ही थे ना ट्रांजेक्शन्स, ये दो ही ट्रांजेक्शन्स थे ना। बोलिए। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान सुनना। मैं थोड़ा सा अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अकाउंटिंग, पेड सैलरी भी था ना, हाँ तीन थे, पेड सैलरी। मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये सिस्टम किस तरह से चलता है या उसके पीछे लॉजिक क्या चलता है ये मैंने बताया था। हाँ, लॉजिक क्या चलता है ये मैं वहां पे समझ रहा था, ठीक है। तो यहां पे देखो, लॉजिक समझाया था, इसके पीछे क्या है। अभी मैंने उस वक्त बोला था ट्रेडिशनल अप्रोच है अकाउंटिंग का, ट्रेडिशनल और कौन सा है, मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये जो हम एंट्रीज पास करते हैं, बाद में एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में, उसके बाद में आगे क्या होता है, लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद में आगे बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। और दूसरा अप्रोच कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच। कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है ये पढ़ा है ना मैंने आपको, लास्ट लेक्चर में शायद से आइडिया दी है इसकी, बताओ फटाफट। उसमें क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। बराबर, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, या उसका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, या एसेट इज इक्वल टू, वही मीनिंग है, या फिर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरह से भी अकाउंटिंग या इस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, बट ट्रेडिशनल अप्रोच को कोई रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा डिटेल्ड अप्रोच है। और कुछ आपको ट्रांजेक्शन ट्रेस करना हो या पता करना हो कि ये ट्रांजेक्शन कौन से डेट पे कब हो गया, कितने अमाउंट का था, तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ही आपको मदद करने वाला है। मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा शॉर्टकट है, मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा शॉर्टकट है, क्लियर। तो यहां पे देखो, मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला, कैपिटल लायबिलिटी एसेट। अब आप बोलो, बोलो मुझे कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं, बेसिक टर्म्स, उसके बारे में थोड़ा सा लॉजिकली मैं बता दूंगा। बेसिक टर्म्स कौन कौन से है, सबसे सबसे पहले बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ले देना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला बेसिक टर्म जो है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बोलो फटाफट, अमाउंट इन्वेस्टेड और ब्रॉट इन, amount is invested or brought in by, amount invested or brought in by owner in business, in business, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, करेक्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। फटाफट लिख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं फटाफट लिख रहा हूं, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आगे जाके, इस वजह से। कैपिटल, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, अगर ओनर को पर्सनल यूज के लिए पैसे चाहिए, पर्सनल यूज के लिए गुड्स चाहिए बिजनेस के, वो अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है बिजनेस से कैश या गुड्स, तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है। सो इफ कैश और गुड्स ऑफ बिजनेस आर यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, then it is drawing, then it is drawing,
इट इज ड्राइंग। तो ये ड्राइंग है। अब एक बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान दो कि अगर ऐसा बोला जाए, ऐसा कभी बोला जाए कि हाँ, इनकेस ऐसा अगर बोला जाता है कि जिम की फीस पे की, जिम की फीस पे की, तो वहां पे बताने की जरूरत नहीं, जिम की फीस पे की, तो जिम की फीस ये बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड थी या ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस था, तो ऑब्वियसली जिम की फीस जो है वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए जिम करना पड़ता है, ऐसा वहां पे है नहीं। क्लियर? तो ऐसी केस में वहां पे बहुत सी बार वो ड्राइंग नहीं बताते, वो क्या बताते हैं कि बेटे को, मतलब ओनर ने बेटे को 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, बिजनेस से पैसे निकाले, बिजनेस में जो पैसे रखे थे, इन्वेस्ट किए थे, उससे निकाल के दे दिए। तो वहां पे बताने की जरूरत नहीं कि बेटे को गिफ्ट देना ये बिजनेस का काम है क्या, बिजनेस उस लिए बनाए क्या, नहीं। तो ऐसे केस में उसे ड्राइंग ट्रीट किया जाता है। ड्राइंग इज नथिंग बट जो कैपिटल बिजनेस में लाया था उसमें से कुछ हिस्सा ओनर लेके जा रहा है। और ये दोनों कौन से अकाउंट है, ये कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल में ओनर गिवर होता है, इस वजह से कैपिटल को क्रेडिट दिया जाता है, और ड्राइंग में ओनर पैसे लेके जाता है, गुड्स लेके जाता है, इस वजह से ओनर रिसीवर होता है, तो ड्राइंग को डेबिट किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट हो, ड्राइंग अकाउंट हो, ये बेसिकली क्या है, हाँ, ड्राइंग हो, ये बेसिकली पर्सनल अकाउंट्स है। और आपको ड्राइंग है, ये ड्राइंग है बताया नहीं, तो आपको जानना होता है बिजनेस का खर्चा कौन सा है और कौन सा पर्सनल एक्सपेंसेस है। क्लियर? आगे आगे, एसेट, एसेट क्या होती है, एसेट क्या होती है, एसेट थिंग्स विच गिव्स, थिंग्स विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, ऐसी चीजें जो आपको फ्यूचर में फायदा दिलाती है, मे बी उसे यूज करके, या उसे यूज करके, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली कैश है अपने पास, कैश दे के हम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो कैश से आगे जाके फायदा होगा, अपने पास जितनी कैश होगी उतना हम आगे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। या मशीन, मशीन यूज करके प्रोडक्शन ले सकते हैं, प्रोडक्शन बेच के पैसे आ सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है या उसका वो यूज होने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर में मतलब अगले सालों में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। फोर्थ, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अमाउंट स्पेंट, अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट, बेनिफिट रिसीव्ड, बेनिफिट रिसीव्ड इन सेम ईयर, सेम ईयर, मतलब इमीडिएटली उसी साल में आपको क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि अपने सैलरी दी, सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा, 1 महीने तक, या ऑलरेडी सैलरी तब देते हैं कि जब उसने काम किया हो, तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है और उसके बदले में हम सैलरी दे रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये अपना एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है वो, इसे एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा, इसे एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? कैपिटल को, कैपिटल को क्या माना जाता है, कैपिटल को दूसरा नाम इक्विटी भी कहा जा सकता है, इक्विटी भी कहा जा सकता है। इंटरनल इक्विटी मतलब ओनर कौन है, इंटरनल पर्सन है, तो उसके पास से जो पैसे आ गए उसे कैपिटल या इंटरनल इक्विटी कहा जा सकता है, ये याद रखना। क्लियर? आगे आगे, 5, शायद से मैंने इनकम और रिसीट का बताया था, रिसीट, रिसीट मतलब क्या, कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड। और मैंने इनकम का बताया था, इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, बोलो इनकम क्या होता है, इनकम कब कह सकते हैं, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब अमाउंट मिलनी चाहिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको क्लियरली बोला था, आपने आज काम किया और पैसे बाद में मिलने वाले, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन फॉर वर्क डन, वर्क ऑब्लिक वर्क डन ऑब्लिगेशन कंप्लीट। मेरे जो डेफिनेशन है ना, वो मैं समझने के हिसाब से या प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से बताता हूं, पहले ही बात मैं बता दूं, नहीं तो आप कहीं से तो डेफिनेशन तो ढूंढ के लाओगे और बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसा दिया, आपने ऐसा दे दिया। मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल बता रहा हूं कि कंसेप्चुअली क्या होता है।
कंसेप्चुअली क्या होता है, मैंने काम किया उसके बदले मुझे पैसे मिल गए या मिलने वाले, इमीडिएटली मिलने चाहिए ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप उधारी पे सेल करते हो तो वो सेल भी इनकम माना जाता है, पैसे मिलने वाला है। बट आपने सेल किया मतलब आपने आपका ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया, वर्क कंप्लीट किया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर वर्क डन ऑब्लिगेशन कंप्लीटेड, उसे इनकम बोलते हैं। बाद में लाइबिलिटीज, अमाउंट और रिसोर्स टेकन फ्रॉम someone and which is repayable, which is repayable, which is repayable। which is repayable। ओके, आपने कुछ ले लिया, उसे रीपे करना है, उसे वापस करना है, तो ऐसे केस में ये आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, इफ एनी ऑब्लिगेशन, और इफ एनी ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग, और इफ एनी ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग, ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग, ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग, और इफ एनी ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग, डन, और इफ एनी ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग। तो यहां पे देखो कुछ मैंने अभी तक बता दिया, और भी देख लेंगे। अभी तक कोई डाउट है? ऑब्लिगेशन, हम अपने कुछ काम करना पेंडिंग है, पैसे ले लिए बट अपने कुछ काम करना, मतलब कुछ देना बाकी। सिंपल, अगर मैं सिंपल वर्ड में वहां पे लिखूं हिंदी में, कुछ देना बाकी हो, देना बाकी हो, तो उसे हम लाइबिलिटी कहेंगे, बाकी हो लाइबिलिटी कहेंगे। काम के बदले में मिलने वाले पैसे जो है वो इनकम कहा जाएगा। मिलने वाले, मिले या मिलने वाले, वो इनकम कहा जाएगा। रिसीट मतलब क्या, पैसे आ गए। तो पैसे कैसे भी आ सकते हैं, एसेट बेच दी तो भी पैसे आ सकते हैं, लोन लिया तो भी पैसे आ सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सपेंसेस मतलब क्या? ओके, खर्च कब कहते हैं हम, जब उससे हमें कुछ फायदा मिल चुका है और फायदा मिलने वाला है तो उसे हम एसेट कहते हैं। फ्यूचर में फायदा मिलने वाला अगले सालों में तो उसे एसेट कहते हैं, और फायदा मिल चुका हो तो उसे क्या कहते हैं हम? फायदा मिल चुका हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्लियर, एक्सपेंसेस बोलते हैं। डन। नेक्स्ट 8, डेटर्स, पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको उधारी पे गुड्स बेचे, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। 9, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास से, फ्रॉम लिखा है, पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेस्ड, गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। उधारी पे गुड्स लिए, जिनके पास से उधारी पे गुड्स लिए, तो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है ना, तो कल जाके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो जिनके पास से उधारी पे गुड्स लिए वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। और जिनको उधारी पे गुड्स दिए वो कौन होते हैं? डेटर्स। क्लियर, वो कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं। क्लियर, डेटर्स क्रेडिटर्स। कोई डाउट हो तो बता देना। बाद में बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं? डेटर्स को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? डेट्स। डेटर्स मतलब पर्सन है, उनके पास से क्या आने वाला है? जो पैसे उनके पास जो पड़े डेट्स, वो पैसे आने वाले हैं। लेकिन जब वो पैसे नहीं मिलते या कंफर्म हो जाता है कि मुझे पैसे नहीं मिलने वाले उनके पास से, तो उसे क्या कहा जाता है? बैड डेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। राइट,
या इसे ध्यान देना, डेटर्स को दूसरा नाम भी है, डेटर्स को दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल, मतलब पैसे मिलने वाले, डेटर्स से पैसे मिलने वाले ना, तो अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। और क्रेडिटर्स को अकाउंट पेएबल भी इस नाम से भी जाना जाता है, अकाउंट पेएबल्स, पेएबल्स मतलब पैसे देने हैं, बराबर, इस नाम से भी जाना जाता है। आगे बैड डेट्स हो गया, डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स में फर्क क्या है? बैड डेट्स मतलब हो गया पक्का, पता चल गया ये पैसे नहीं आ सकते, उसे बैड डेट्स कहते हैं। और डाउटफुल डेट्स में क्या हो सकता है कि हमें लगता है कि जिस पर्सन को गुड्स हमने प्रीवियसली बेचे थे वो शायद से पैसे नहीं देगा। ओके, तो यहां पे देखो अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड लिखा है ना, यहां पे तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन डाउटफुल डेट्स में क्या है, दिस possibility that amount cannot be recovered फ्रॉम डेटर। अगर पॉसिबिलिटी हो शायद से अमाउंट रिकवर कर नहीं सकते तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेट्स। आगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। देखो आप एसेट लोगे ना, ध्यान सुनना, आप अगर एसेट लेते हो, अभी देखो मैंने एक्सपेंसेस का कितना प्रॉपर्ली मीनिंग बता दिया, ऐसा जो पैसा पे किया उसके बदले में आपको फायदा मिल गया हो तो उसे एक्सपेंस कहो। अभी जनरली एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड या कॉस्ट इनकर्ड, मतलब इससे क्या पता चलता है, समझ में नहीं आता है ना, मतलब एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये बोलने से क्या फायदा होता है, मतलब ऐसा कोई मतलब डेफिनेशन बताता भी है तो भी वो क्या है कि मतलब सस्ते नशे, सस्ते नशे, ऐसे कोई नशे मतलब वहां पे लेके क्या, उसे ऐसे मतलब क्या कि वो नींद में ऐसा या ऐसे नशे में डुल रहा, ऐसा ऐसा देख रहा, उससे बोला एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमने बोला एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो बोल रहा एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस, और क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट, बराबर। बट उसका मीनिंग क्या है, आगे समझ में, मीनिंग समझ लो ना, मीनिंग मतलब क्या, जब आप पैसे देते हो, बराबर, और उसके बदले में सामने वाले से कुछ मिलता है, बेनिफिट मिल गया, तो पैसे गए उसके बदले में फ्यूचर में कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब क्या हो गया, वो उसका बेनिफिट इमीडिएटली खत्म हो गया, उसी साल में खत्म हो गया, तो उसे एक्सपेंसेस कहेंगे। पर मैंने पैसे दिए और वो चीज का बेनिफिट सालों साल मिलने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। फर्क समझ में आ रहा है क्या, मतलब बहुत सी जगह पे ऐसे डेफिनेशन मिल जाएंगे आपको, ऐसे डेफिनेशन मतलब क्या, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, ऐसा सुना है क्या आपने, ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, जो इकोनॉमिस्ट करते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है, मतलब इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो नहाते हैं वो भी इकोनॉमिक्स ही है, मस्त है, ठीक है। तो मतलब लक्ष्य की एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाता है ना, मतलब वो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो इकोनॉमिक्स लिखते हैं वो अगर नहाते भी है तो भी वो इकोनॉमिक्स है, मतलब ऐसे डेफिनेशन देती है क्योंकि जिनका यूज नहीं है, मतलब ये तो नशा करके डेफिनेशन दे दिया, ऐसे टाइप में हो जाता है। इकोनॉमिक्स कुछ भी कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, बहुत सारे वेरिएशन है उसमें, क्या कर सकता है वो, बहुत कुछ कर सकता है, मतलब ये ऐसी डेफिनेशन देखी ना ऐसा मन करता है तालियां बजाओ और सलूट। मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब सिंपली आपने थ्री इडियट्स में देखा होगा, थ्री इडियट्स में जब वो कहना क्या चाहते हैं वो वाला सिचुएशन है जहां पे आमिर खान जो है उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो सिंपली कुछ बताता है और बाद में उसी की लंबी डेफिनेशन बताता है, वो बुक्स लेने के लिए वो वापस आता है, तो उस वक्त वो बुक्स की लंबी डेफिनेशन बताता है, तो टीचर को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो टीचर बोलता है कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तो वो बोलता है मुझे बुक्स चाहिए, तो उसने बोला कि इतना क्यों ज्यादा बोला कि, तो बोलता है कि मैंने पहले जब सिंपल लैंग्वेज में कहा था तब आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसे कुछ डेफिनेशन देनी पड़ी जो समझ में ना आए, और डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो सिंपली समझ में आ जाए, उसका मीनिंग क्या है वो समझ में आ जाए, बहुत सिंपल बात है। आगे ध्यान में, मतलब आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो, देखो आप है ना, मतलब उस लेवल से जाते हो तो कोई भी डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट अकाउंटेंट डू,
बात खत्म। आपका नाम छपेगा आगे के अकाउंट की बुक में कि ये, जैसे कि वहां पे क्या है, यहां पे जो नाम दिख रहा है गीतांजलि गोखले, उनकी एक डेफिनेशन बनेगी, क्योंकि डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। उसके लिए क्या, एक नशे में होना चाहिए, सस्ते नशे में होना चाहिए कोई तो, ठीक है, जिसमें उसको समझ में नहीं आए कि वो क्या बोल रहा है। क्लियर, और वहां पे डेफिनेशन बन जाती है। बाद में वहां पे क्या है कि कुणाल कुणाल बोरा ने एक डेफिनेशन बना दी। कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब इसका मतलब क्या समझे? हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे डेफिनेशन दे रहा हूं, मैं ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि सर लेकिन यहाँ पे ऐसा वहां पे ऐसा, ये देखो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में जाके आपको ये लिखना है ऐसी वाली बात नहीं, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। भले वो यूज करने की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, या यूज नहीं किया तो भी एसेट की वैल्यू कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बात समझो, आपने एक कार ले ली, वो कार ले ली, कितने की हम लेके चलते, 20 लाख की, 15 लाख की कार ले ली आपने। बराबर, पैसा आप छापने लगे, मतलब जेसीबी लगा के ऐसे पैसे आने लगा, 15 लाख, 20 लाख या 50 लाख की आपने कार ली। तो 50 लाख की कार लेने के बाद में एक बात वहां पे आपके सामने आ गई, आपको लगा कि ये कार जो है ना हमें इतनी पसंद नहीं आई। हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि ये इमीडिएटली बेच देते हैं, पसंद नहीं आए। सिर्फ कितने किलोमीटर चलाई, 10 किलोमीटर, मतलब वो शोरूम से घर तक लाई है, वो पसंद नहीं आई। ओके, तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ, कि आपने उसे यूज ही नहीं किया बिल्कुल भी, तो 50 लाख की कार 50 लाख में जाएगी क्या? 50 लाख की कार 50 लाख में जाएगी क्या? अगर आप घर पे भी लेके आते हो ना, ठीक है, तो उस केस में भी आपकी कार की वैल्यू जो है वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से कम हो जाएगी। और आप बेचना चाहते हो तो इमीडिएटली वहां पे क्या है कि वो वैल्यू डिप्रिसिएट हो जाती है। मतलब आप जब कोई एसेट लेते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होनी है, वो 100% है। तो ये आपका नुकसान है ना, आपने पैसे पे किए, 50 लाख रुपए दिए, उसके बदले में कार आ गई, वो 50 लाख की कार आपको बेनिफिट देने वाली 10 साल। आप जैसे जैसे उस कार को यूज करते जाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यूज करके आप उससे क्या ले रहे हो, कुछ बेनिफिट ले रहे हो, और जब आपको बेनिफिट मिलता है वो आपका खर्चा है, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो आपका एसेट है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, 10 साल में से 1 साल एसेट यूज की, 10 साल में से एक साल एसेट यूज की, तो उतना पोर्शन यूज किया, मतलब क्या कि खत्म हो गया, या उतनी वैल्यू कम हो गई, या अपना नुकसान हो गया, उतना बेनिफिट हमने ले लिया, तो उतना पोर्शन हम डिप्रिसिएशन करके एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। और बाकी का जो है 9 साल का, मतलब जैसे 10 लाख का सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 लाख, 10 साल चलने वाले, 10 ईयर्स, 10 लाख की कार 10 साल चलने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 साल खत्म हो गया, मतलब आगे 9 साल चलने वाली है, तो 10 लाख हम क्या कहेंगे कि 10 लाख की कार यूज करेंगे तो 10 साल बाद वो एसेट की वैल्यू माइनर बचेगी या बचेगी नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, हर साल उस एसेट की वैल्यू 1 लाख 1 लाख कम हो जाएगी, उतना हम यूज कर रहे हैं, तो 1 लाख एक्सपेंसेस में डाल देंगे और 9 लाख कहां पे दिखा देंगे, एसेट साइड पे दिखा देंगे। तो डिप्रिसिएशन के पीछे भी लॉजिक एक्सपेंसेस और किसका है, एक्सपेंसेस और एसेट का ही लॉजिक वहां पे है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे। इनकम को दूसरा नाम रेवेन्यू भी कहा जाता है, वो याद रखना, सिर्फ वहां पे लगता है तो लिख देना, इनकम ऑब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू भी कहा जाता है उसे, रेवेन्यू। अभी मुझे बताओ एसिड में क्या क्या आता है, एसिड में क्या क्या आता है? एसिड में क्या क्या आता है? मैंने जो अकाउंट्स बनाए, कौन कौन से अकाउंट बनाए मैंने, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, राइट। रियल में क्या क्या लिखा है, आपने लिखने की जरूरत है, ऐसा नहीं, अगर आपका वो चार्ट अभी भी है उसके नीचे जगह है तो उसी के नीचे लिख देना। रियल में हमने क्या लिखा है एक बार बता देना मुझे। लैंड, मशीनरी, व्हीकल, लैंड, मशीनरी, व्हीकल। बाद में नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या क्या लिखा है, एक्सपेंस,
लैपटॉप बंद हो गया, डोंट नो क्यों। लैपटॉप मतलब टैबलेट जो है उसमें कुछ इश्यू आ गया है, ना ही वो चार्जर लगा है, बट वो ना ही वो चार्ज हो रहा है ना ही ऑन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट में मैं बता देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली, क्या कहना चाहता हूँ। देन जो लिखने वाला पार्ट है वो नहीं लिख पाऊंगा इमीडिएटली, तो मैं कल के लेक्चर में वो लिखवा के दे दूंगा उतना पार्ट। ठीक है, तो हमने रियल अकाउंट में क्या पढ़ा, रियल अकाउंट में सभी लैंड फर्नीचर बराबर, बाद में क्या पढ़ा, व्हीकल, गोल्ड, कैश, ये सभी चीजें पढ़ी ना हमने रियल अकाउंट में, करेक्ट है। तो रियल अकाउंट में ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अभी बात आती है, रियल अकाउंट में हमने ये सभी पढ़ा है, तो अभी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि रियल अकाउंट में आपको जो दिख रहा है ना वो सभी एसेट ही दिख रहा है, बराबर ना। एसेट मतलब क्या, जिससे आपको फ्यूचर में फायदा मिलेगा, कैश मिलेगी, फायदा मिलेगा, यूज करने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो रियल अकाउंट है वो हमेशा एसेट्स दिखाता है, एसेट्स। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, उसमें से जो रियल अकाउंट है ना वो आपको एसेट दिखाता है। रियल अकाउंट आपको एसेट दिखाता है, याद रखना। रियल अकाउंट में हमेशा एसेट्स ही होते हैं, क्लियर। दूसरा दूसरा नॉमिनल अकाउंट तो खुद ही बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, मतलब डेबिट लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस आपको नॉमिनल अकाउंट से मिलता है, और इनकम एंड गेन्स आपको कहां से मिलता है, नॉमिनल अकाउंट से मिल जाता है, बराबर। बची बात लाइबिलिटी की, एसेट कहां से मिलते हैं, रियल अकाउंट से। बाद में इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल अकाउंट से। अभी अब पर्सनल अकाउंट देखो, पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, डेटर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटर्स, सॉरी, डेटर्स मतलब क्या, उधारी पे गुड्स बेचे। डेटर्स मतलब क्या, उधारी पे गुड्स बेचे, उनसे पैसे मिलने वाले, पैसे मिलने वाले, तो आपका फायदा होने वाला है, या देना पड़ेगा फायदा, तो फायदा होने वाला है। तो ऐसी केस में ये जो डेटर्स है ना ये आपके एसेट होते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट से आपको एसेट भी मिल सकता है, पर्सनल अकाउंट से आपको एसेट भी मिल सकता है। एज वेल एज जब मैं किसी के पास से उधारी पे गुड्स लेता हूं तो पैसे देने बाकी है उस पर्सन को, तो उस केस में वो जो पर्सन है जो देने वाला है, बराबर, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ही इज गिवर। तो ऐसे केस में वो पर्सन अपने लिए क्रेडिटर बन जाता है, मतलब लाइबिलिटी बन जाती है। मतलब आपके पर्सनल अकाउंट से एसेट भी आ सकते हैं या फिर लाइबिलिटी भी आ सकती है, दिमाग में फिट कर देना। रियल अकाउंट ऑलवेज एसेट, वहां पे लिख देना, मैं यहां पे लिखवा के देता, बट लिखने के लिए ये ऑन नहीं है, नहीं तो मैं लिखवा के देता। तो रियल अकाउंट ऑलवेज एसेट, वहां पे क्या लिखना है, ऑलवेज एसेट। रियल अकाउंट हमेशा एसेट दिखाती है। बाद में दूसरा कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आइदर एक्सपेंसेस दिखाएंगे या फिर इनकम, बराबर। पर्सनल अकाउंट क्या, आइदर पर्सनल अकाउंट से आपको एसेट मिल जाती है या फिर लाइबिलिटी भी मिल सकती है। जैसे बैंक से लोन लिया, बैंक ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक से हमने लोन लिया, बैंक इज गिवर, बैंक कौन है, गिवर है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, बैंक इज गिवर। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर बैंक गिवर है तो ऐसे केस में क्या होगा, बोलो। बैंक गिवर है, बैंक को हम क्रेडिट देंगे जब लोन मिल जाएगा, तो ऐसे केस में पर्सनल अकाउंट जो बैंक है, बैंक लोन, ये पर्सनल अकाउंट है, क्लियर। तो ऐसे केस में बैंक लोन को हम लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं। तो आपके दिमाग में क्लियरली होना चाहिए, रियल अकाउंट ऑलवेज एसेट्स, लिख देना, रियल अकाउंट ऑलवेज एसेट्स। दूसरा, नॉमिनल अकाउंट से क्या मिलता है, आइदर एक्सपेंसेस और इनकम। एंड थर्ड कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड पर्सनल अकाउंट, आइदर पर्सनल अकाउंट से क्या मिलता है, एसेट और लाइबिलिटी। पर्सनल अकाउंट शोज आइदर एसेट और लाइबिलिटी। रियल अकाउंट हमेशा क्या दिखाते हैं, एसेट, क्योंकि सभी देखो ना एसेट है ना, सभी वही उसी साइड पे। बाद में नॉमिनल अकाउंट खुद ही बोल रहे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस,
तो एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं नॉमिनल अकाउंट से, या फिर इनकम भी आ सकता है, इनकम भी दिख सकता है। मतलब आपको पूछा जाए ये अकाउंट कौन सा है, एसेट है, लायबिलिटी है, या कहां से आ गया, रियल पर्सनल नॉमिनल से, आप तो आपको पता होना चाहिए। बाद में डेटर्स, ये आपके क्या है, एसेट है, बट डेटर्स पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट से एसेट भी आपको दिखाई दे सकता है। और क्रेडिटर्स या बैंक लोन, ये आपकी लायबिलिटी है, और क्रेडिटर्स एंड बैंक ये कौन है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट से आपको आइदर एसेट या फिर लायबिलिटी, ओके, दोनों भी उसमें से आपको पता चल सकते हैं। मतलब आपको एसेट दिखाई दे तो एसेट, ध्यान सुनना, एसेट दिखाई दे तो एसेट आइदर रियल अकाउंट हो सकती है या फिर पर्सनल अकाउंट हो सकती है। एसेट आइदर रियल अकाउंट में से आ सकती है या फिर पर्सनल अकाउंट से आ सकती है, समझा। एसेट आइदर रियल अकाउंट से आ सकती है या फिर पर्सनल अकाउंट से। लायबिलिटी रियल अकाउंट से आती है कि नहीं, मैंने क्या बोला था, रियल अकाउंट से हमेशा एसेट आती है, तो लायबिलिटी कहां से आती है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट से। याद रखना, ओनली पर्सनल अकाउंट ही लायबिलिटीज दिखाते हैं। या ऑब्वियसली मुझे पैसे देने हैं, मैंने उधारी पे एसी ले लिया, उधारी पे एसी ले लिया, तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, पैसे मुझे एसी को वापस करने, क्या एसी को वापस करने के नहीं, जिसने दिया उसे वापस करने, मतलब वो एक पर्सन है। तो लायबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। कोई भी लायबिलिटी हो ये हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होती है, ये आपको मुझे बताना है। तो समझा, बोलो फटाफट। एसेट कौन से अकाउंट से मिलती है, तो रियल एंड पर्सनल। कौन से अकाउंट से, रियल एंड पर्सनल। एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑलवेज फ्रॉम पर्सनल अकाउंट्स, लायबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल अकाउंट्स, वहां पे लिख सकते हो आप, लायबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल अकाउंट्स, लायबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल अकाउंट्स। क्लियर, ये नोट डाउन कर लेना। हेलो, हाँ, मैं एंड में वही बोल रहा था कि अभी टैब बंद हो चुका है, आपको कितना आवाज आया मुझे पता नहीं, तो बाकी हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। कल संडे है, तो संडे को जनरल लेक्चर नहीं होता है, अगर होता है तो पहले बताया जाता है। क्लियर। और एक बात, अगले लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, भले वो टैबलेट बंद पड़ने का हो, या यहाँ पे स्ट्रीमिंग में इश्यू हो, या यहाँ पे माइक बार बार बंद पड़ने का हो। स्टार्टिंग में भी बंद था, बंद हो गया था, अभी भी हो गया। डोंट नो, कभी कभी ऐसा दिन होता है जहाँ पे सभी चीज़ें ऐसी थोड़ी सी गलत होती रहती है। ठीक है, तो कहना वही है कि अगले लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन डिटेल में समझ लेंगे। टैब भी रहेगा तो उस पर मैं लिख के समझा सकता हूँ प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।